very good afternoon students. My dear students, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस सुधाकर सर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक को हम लोग ये पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझेंगे। टॉपिक का क्या नाम है, चैप्टर का क्या नाम है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो ये जिगजैग लाइन है पीरियोडिक टेबल में, इस जिगजैग लाइन को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो बच्चे, मेटल और नॉन मेटल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज कंपाउंड। एलिमेंट्स तो सबको पता है। पीरियोडिक टेबल में जो कैपिटल लेटर से ये जो सारे आपके लेटर्स हैं, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, ये सारे लेटर्स आपके जो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स है। लेकिन एटम्स क्या होते हैं? इन्हीं तत्व को ही हम एलिमेंट्स को ही एटम्स बोल सकते हैं। अब हम आएंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बेटा जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। अणु, जिनको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं अणु। तो मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समपरमाणु कण और दूसरा होता है विषम परमाणु कण। समपरमाणु कण को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और विषम परमाणु अणु को बोलते हैं आपको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आपके समपरमाणु कण क्या होते हैं? वे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं बच्चों, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने आपके अणु समपरमाणु कण कहलाते हैं। समान प्रकार में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो O2 बनेगा, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2 बनेगा, और नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे N2 बनेगा। लेकिन ये साझेदारी से बनते हैं। मॉलिक्यूल केवल एक टाइप की साझेदारी से ही बनते हैं। साझेदारियां इलेक्ट्रॉन्स की दो टाइप की होती हैं। एक तो साझेदारी होती है आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू साझेदारी, एक आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं सहसंयोजक बंध। एक को बोलते हैं आपका आयनिक बॉन्डिंग, और दूसरे को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो साझेदारियां जो होती है आपकी वो टू टाइप से होती हैं बच्चे। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग, परमाणुओं की कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कि ओनली कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। तो ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करेगा, तब क्या बनेगा? O2। ये कैसे होगा? देखिए, ऑक्सीजन के आपके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वाले ऑक्सीजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा? 2,6। 2,6। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये अपना ऑक्टेव पूरा कर ले और ये स्टेबल हो जाए। ऑक्टेव पूरा करने के बाद इसके अंदर क्रिया करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसको कितने चाहिए? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और इस वाले ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के म्यूचुअल शेयरिंग से आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये 2 इसके भी रहेंगे और 2 ये इसके 2, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी रहेंगे, और इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इसका भी ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उसमें आयंस नहीं बनते हैं। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिला करके भी बनते हैं, और विषम प्रकार के परमाणुओं से भी बनते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स
अणु केवल और केवल सहसंयोजक बंध द्वारा ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की आपस में साझेदारी के द्वारा ही बनते हैं। आयनिक जो है बॉन्डिंग के द्वारा अणु नहीं बनते हैं। अणु केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा ही बनते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा ही बनते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है तो हमने आपको बता दिया। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 6 8 हो गया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल आने के लिए? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो जाएंगे। मतलब इन चारों इलेक्ट्रॉनों का अधिकार जो है दोनों ऑक्सीजन जो है अणुओं का इन चारों इलेक्ट्रॉनों पे रहेगा। अब ये 2 इसको मिल गए तो इसके 8 हो गए इस वाले एटम के, और इसके 2 इसको मिल गए तो जो है इसके जो है इसका ऑक्टेव पूरा हो गया। अब दोनों स्टेबल कंडीशन में आ गए। लेकिन ये समपरमाणुक अणु है। कैसा है? समपरमाणुक अणु है। क्यों? समपरमाणुक अणु है ये। समपरमाणुक अणु क्यों है? क्लास 9th वाले बच्चे 10th वाले बताएंगे। मोनो एटॉमिक पार्टिकल क्यों है? ये मोनो एटॉमिक पार्टिकल इसलिए है क्योंकि मोनो एटॉमिक आपका मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल होते हैं जो बच्चे समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। और अणु जो होता है वो केवल एक जो है मतलब साझेदारी के द्वारा ही बनता है। केवल एक बॉन्डिंग के द्वारा अणु बनता है। उस बॉन्डिंग का नाम है सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध नहीं, केवल सहसंयोजक बंध। कोवैलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की आपस में म्यूचुअल जो है शेयरिंग होती है। दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का अधिकार समान रहता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक तो बनता है आपके समान जो है परमाणुओं से, और दूसरा बनता है जो है भिन्न भिन्न परमाणुओं से भी आपका अणु बनता है। अलग अलग परमाणुओं को मिलाकर के भी अणु बनता है। जो अलग अलग परमाणुओं को मिलाकर के अणु बनता है उस हम मॉलिक्यूल या अणु को बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक। उसमें अलग अलग परमाणु लिए जाते हैं। जैसे एक हम हाइड्रोजन क्या का 2 परमाणु ले लें और एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लें। एक हाइड्रोजन का हम परमाणु ले लें, 2 हाइड्रोजन का परमाणु ले लें और एक ऑक्सीजन का हम परमाणु ले लें। सोने आई? 2 हाइड्रोजन का परमाणु ले ले और एक ऑक्सीजन का परमाणु ले ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के 2, और हम क्या कर इनकी सहसंयोजक बंध जो है बनाएंगे। इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा अलग अलग परमाणुओं को मिलाकर के भी आपका अणु बनता है। तो 2 हाइड्रोजन ले लो और एक ऑक्सीजन, ये और ऑक्सीजन के ये 2। अब इसके 2 इसका ऑक्टेव पूरा कर देंगे, इसके 2 इसका ऑक्टेव पूरा कर देंगे। ठीक है, और इसके 2 इसका ऑक्टेव पूरा कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो आपका मॉलिक्यूल बनके तैयार हुआ है वो मॉलिक्यूल कैसा है? ये जो है विषम परमाणु अणु से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाकर के आपका क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला करके आपका क्या बनेगा? H2O। लेकिन इसमें दोनों अलग अलग जो है प्रकृति के अणु जो है परमाणु यूज हुए हैं। हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, और जिसमें समान प्रकार के परमाणु यूज होते हैं उसको समपरमाणु अणु कहते हैं। और जब जो है विपरीत प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है परमाणु का प्रयोग करके आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हो तो वो विषम परमाणु अणु होता है। समझ गए? तो ये तो आपको अणु समझ में आ गया। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, यौगिक।
व्हाट इज कंपाउंड? यौगिक क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यौगिक केवल और केवल दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को मिलाकर के ही बनता है। पहली बात, जैसे हम हाइड्रोजन के दो आपके अणु लेंगे और एक ऑक्सीजन, H2O यौगिक कहलाएगा। एक सोडियम आयन लेंगे, दूसरा क्लोरीन आयन लेंगे, NaCl यौगिक कहलाएगा। एक हाइड्रोजन आयन लेंगे, एक क्लोरीन आयन लेंगे, HCl आपका यौगिक कहलाएगा। यौगिक केवल और केवल दो अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है, लेकिन अणु जो होता है वो दो अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर बन सकता है और समान प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर बन सकता है। लेकिन यौगिक केवल समान प्रकार के परमाणुओं से मिला करके यौगिक नहीं बनता है। यौगिक केवल दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को जो है मिलाने से ही बनता है। और अणु जो है वो समान प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिलाने से भी बन सकता है और दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को भी आपस में मिलाने से बन सकता है। तो कौन से अणु यौगिक होंगे? वो अणु यौगिक होंगे जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने अणु यौगिक कहलाएंगे नहीं, क्योंकि यौगिक बनता ही है अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को मिलाने से। लेकिन समान प्रकार के परमाणुओं को मिलाने से यौगिक नहीं बनता है। यौगिक की परिभाषा ही है दो या दो से अधिक जो है अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को मिलाने से यौगिक बनता है। तो कौन से अणु यौगिक कहलाएंगे अरुण बेटे? तो जो दो समान प्रकार के जो है परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे वे यौगिक नहीं कहलाएंगे। दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु यौगिक कहलाएंगे। तो कुछ जो है अणु यौगिक होते हैं किस टाइप के? हेटेरोएटॉमिक जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं। और यौगिक जो है दो आपके जो है बॉन्ड्स के द्वारा बनता है, दो बॉन्डिंग के द्वारा बनता है। कौन कौन सी दो बॉन्डिंग? एक तो आपका आयनिक बॉन्डिंग हो गया और दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग। इन दोनों बॉन्डिंग के द्वारा आपका कंपाउंड बनता है, आपका यौगिक बनता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम बच्चे आपको जो है ले चलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स पे कि व्हाट इज मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वे तत्व होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। क्लास 10 वाले बच्चे समझिए, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। धातु के अंदर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में कुल 91 धातुएं हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा संख्या धातुओं की ही है। कुछ धातुएं जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं, जिनकी क्रियाशीलता काफी कम होती है, जो काफी कम क्रियाशील होती है। अब हम धातु पे आ गए। पिछला जो मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या बता दिया, आइटम्स बता दिया, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब अपने चैप्टर पे आओ, धातु एवं अधातु पे आ जाओ। प्रकृति में कुछ ऐसी भी धातुएं पाई जाती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे चांदी, सोना, ये सब क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ये कम क्रियाशील होती हैं। ये नहीं दूसरे से क्रिया करके और गायब हो जाए, इसीलिए ये प्रकृति में जो है आराम से आपकी पाई जाती है। ठीक है, और धातुएं जो है धातुओं में काफी ज्यादा चमक होती है, और धातुएं जो हैं वो अधात वर्धनी होती हैं, मतलब उनको पीट करके हम किसी भी आकार में जो है ढाल सकते हैं। धातुओं को पीट करके हम पतला तार भी बना सकते हैं, उनको किसी भी शेप और साइज में ढाला जा सकता है धातुओं को। समझ गए बच्चे? तो प्रकृति में जो है धातुएं दो अवस्था में पाई जाती हैं प्रकृति नेचर में। एक तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, दूसरी यौगिक अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है, चांदी है, मरकरी है। इनकी जो है क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये क्रियाशील नहीं होती है, ये मुक्त पाई जाती, मुक्त अवस्था में फ्री पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सोना है, चांदी है, मरकरी है। ये सभी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं,
पाई जाती नहीं पाई जाती? धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है बच्चों या देने की? बताओ। हा? देने की। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर और दूसरे जो है किसी भी जो है तत्व को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है, क्योंकि उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन देती है। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति में पाई जाने वाली धातुएं दो प्रकार से होती हैं, एक तो मुक्त अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं और दूसरा यौगिक अवस्था में। यौगिक अवस्था में सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम, लोहा, एल्युमिनियम आदि, ये सभी धातुएं यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं। और फ्री कौन कौन? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता काफी कम होती है, ये किसी भी जो है अन्य तत्व के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यौगिक अवस्था में सोडियम पाया जाता है, आपका पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम है, लोहा है, एल्यूमिनियम, ये सभी यौगिक अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। और धातुओं की प्रॉपर्टी समझिए। धातुओं के अंदर विस्थापन करने की जो है, हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता होती है। धातुओं के अंदर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे हम आपसे कहें कि धातुएं सोडियम अगर क्रिया करे किससे? H2SO4 से। सोडियम अगर क्रिया करेगी H2SO4 से तो हमको बने हाइड्रोजन गैस मिलेगी और सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4। तो धातुओं की प्रॉपर्टी सभी बच्चों की समझ में आ गई नहीं आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है आराम से। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में ना आई हो? फिर से एक बार रिवाइज करा दें चैप्टर का धातु को। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, पहला पॉइंट। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है आपका जो है धनायन बनाती हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट क्या है? धातुएं जो है आवर्त में कुल 91 धातुएं हैं। पांचवा पॉइंट आपका क्या है शिवम बाबू? जो है धातुएं जो है वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। किस अवस्था में? एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरा यौगिक अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब कम क्रियाशील धातुएं, प्लेटिनम हो गया, तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी धातुएं जो यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं? यौगिक अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं वही होती है जो किसी अन्य जो है धातु के साथ या तत्व के साथ क्रिया करके यौगिक बना देती है। तो वो जो वही यौगिक अवस्था में पाई जाएंगी जो धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, जिनके बाह्य कोश में जो है इलेक्ट्रॉन को जो बहुत जल्दी फ्री कर देती हैं, वही तो यौगिक अवस्था में पाई जाएंगी। तो सोडियम है, सोडियम कैसी धातु तुरंत क्रिया कर लेगी। वो तो सोडियम को अगर हम ओपन में रख दें तो इतनी ज्वलनशील धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है। इतनी क्रियाशील धातु है सोडियम। जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, इतनी क्रियाशील धातु है। जो जल से और खुले वातावरण की गैस से क्रिया कर ले वो तत्व के साथ कितनी जल्दी क्रिया करेगी। तो सोडियम जो है यौगिक अवस्था में पाई जाती है, वो बहुत ही क्रियाशील धातु है। ठीक है, और क्या हो गया जाकर के आपका? और सोडियम बहुत ही जो है मृदु धातु है। इसको इतनी कोमल धातु होती है कि पनीर की तरह इसको काट सकते हैं। सोडियम को बहुत कोमल धातु होती है और ये जो है कोमल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मरकरी कैसी धातु है? मरकरी एक ऐसी धातु है जो एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सभी बच्चों को धातुओं की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम अधातुएं आएंगे। अधातुएं वे तत्व होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो है प्रवृत्ति होती है। आवर्त सारणी में धातुओं की अपेक्षा धातुएं कम पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में अधातुएं जो है बाईं तरफ पाई जाती हैं, बाईं तरफ पाई जाती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक में धातुएं पाई जाती हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अधातुएं हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब अधातुएं हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती हैं मेरे बच्चों। अधातुएं जो होती हैं वो बेटा जो है आपके पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। ठीक है,
तो अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन लेकर के धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेती हैं अधातुएं, और जो धातु धातु क्रिया करके कंपाउंड बनाते हैं, धातु धातु क्रिया करके कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। दो टाइप की बॉन्डिंग के थ्रू। कौन कौन सी दो टाइप की बॉन्डिंग होती है? एक तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, दूसरी आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग में आयन्स आपस में जो क्रिया करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से कोई भी जो है कंपाउंड बनता है। अधातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती हैं। अधातुएं प्रायः जो है गैसीय अवस्था में ज्यादातर पाई जाती हैं। धातु की प्रॉपर्टी समझा, धातुएं पढ़ा रहा हूं। आज के बाद अब ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा मैं बेटे, समझ गए? कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर जो है द्रवावस्था में पाई जाती है, कोई बता सकता? ब्रोमीन। पारा तो धातु है, ब्रोमीन। धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन लेती हैं, किससे लेती हैं? धातुओं से, और क्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक। जैसे सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? धातु है। सोडियम जो क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl। ये यौगिक है, समझ गए? पॉइंट शुड बी क्लियर। एनी प्रॉब्लम? तो मैं आपको इतना आपको बता दिया हूं पीरियोडिक टेबल को लेकर के, इतना सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे।